स्वागत है मित्रों एक नए वीडियो में। आज मैं स्टोरी कहूँगा आपको मूवी द रीडर की, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। ऐसी कई मूवीज़ होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग में लास्टिंग इंप्रेशंस छोड़कर जाती है फॉर अ गुड रीज़न, और ख़ास करके तब जब हम मूवीज़ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ये उन्हीं कुछ मूवीज़ में से एक है। तो कुछ भी स्पॉइल किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सो पास ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1958 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलकर एक नई सोच वाला जर्मनी बन रहा था। ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक 15 साल के लड़के माइकल पर, जो कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। पर इतने वेल्दी होने के बावजूद माइकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं कि डाउन टू अर्थ रहे और पैसों का घमंड कभी ना करे। और एक अच्छे बच्चे की तरह माइकल अपने पेरेंट्स की बात हमेशा मानता है। और ऐसे एक दिन जब माइकल स्कूल से घर लौट रहा होता है, तब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो जाता है। एक बिल्डिंग के पास आकर माइकल को कई बार वॉमिटिंग होती है और वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत अचानक कहीं से आ जाती है और पूरे फ्लोर से माइकल की वॉमिट साफ करने के बाद वो माइकल को भी पूरा क्लीन करने लगती है। कुछ ही पल में माइकल ये सोचकर रो पड़ता है कि इतनी वीकनेस में अब वो अकेला घर कैसे जाएगा। माइकल को एक छोटे बच्चे की तरह रोते देख वो औरत माइकल के पास आकर उसे गले लगा लेती है और हिम्मत देते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो औरत माइकल को उसके घर के बाहर छोड़कर चली जाती है और इस अजीब सी औरत को माइकल देखता ही रह जाता है। ठीक होने के बाद माइकल अपनी मॉम को बताता है कि जिस दिन उसकी तबीयत खराब थी उस दिन एक औरत ने उसकी हेल्प की थी और वो उसे घर भी छोड़ने आई थी। अपनी मॉम के कहने पर कुछ फ्लावर्स लेकर माइकल उस औरत को थैंक यू कहने उसके अपार्टमेंट में जाता है। अपार्टमेंट का नज़ारा देखकर माइकल को यह पता चलता है कि यह औरत अकेली ही रहती है। कुछ देर बात करने के बाद वो औरत माइकल से बाहर वेट करने के लिए कहती है ताकि वो तैयार हो सके। पर बाहर खड़ा माइकल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो दरवाजे से झांककर उस औरत को कपड़े पहनते देखने लगता है। पर अचानक वो औरत माइकल को देख जाती है और एम्बेरेस्ड होकर माइकल वहां से भाग जाता है। पर अब माइकल का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता और रात दिन अब वो उस औरत के बारे में फैंटासाइज करने लगता है। कुछ दिन जाने के बाद जब माइकल गिल्टी फील करता है तब वो उस औरत से माफ़ी मांगने जाता है। माइकल को अपने अपार्टमेंट में देखकर पहले वो औरत माइकल को गुस्से में देखती ही रहती है, पर फिर वो माइकल को बेसमेंट में से कोयले के 2 बकेट्स भरकर लाने के लिए कहती है। माइकल कोयले के 2 बकेट्स तो भरकर लाता है पर वो पूरा कोल से कवर्ड हो जाता है। माइकल को इस हालत में देखकर वो औरत हंसने लगती है, पर फिर वो उससे ये भी कहती है कि वो माइकल को इस हालत में वापस घर नहीं भेज सकती और वो माइकल के लिए बात रेडी करने लगती है। माइकल को पता नहीं चल रहा था कि ये औरत क्या करने की सोच रही है, और जब माइकल अपने कपड़े उतारता है तब वो औरत माइकल को वैसे ही देख रही होती है जैसे उस दिन उस औरत को माइकल तैयार होते देख रहा था। पर फर्क सिर्फ इतना था कि इस औरत की आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। माइकल बाथटब में नहाने लगता है और वो औरत माइकल के लिए टॉवल लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत टॉवल लेके आती है, पर माइकल नोटिस करता है कि उस औरत ने कुछ भी नहीं पहना होता है और वो इतनी खूबसूरत होती है कि माइकल अपने इमोशंस छुपा नहीं पाता। वो औरत माइकल के पास आकर उससे कहती है कि उसे पता है कि वो वापस क्यों आया है। अब माइकल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे पता नहीं है कि अब क्या होगा, पर वो खुद को उस औरत के हवाले कर देता है और फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं। इसके बाद माइकल के लिए पूरी दुनिया जैसे बदल ही गई थी। उसे हर जगह उस औरत की ही खुशबू आ रही थी और हर छोटी से छोटी चीज़ में उसे उस औरत की ही झलक दिख रही थी, और वो अपने दिमाग को कितना भी रोकना चाहे वो रोक नहीं सकता था। माइकल अब अपने स्कूल के कुछ क्लासेस बंक करके हर रोज़ उस औरत के अपार्टमेंट में जाने लगता है और वो दोनों हर रोज़ एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिन जाने के बाद माइकल को रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे का नाम तो जानते ही नहीं, और वो उस औरत को अपना नाम बताकर उस औरत से उसका नाम पूछता है। पर अपना नाम पूछने पर पहले वो औरत शॉक हो जाती है, पर फिर वो हंसकर बताती है कि उसका नाम हैना स्मिथ्स है, और वो उसे ये भी बताती है कि वो 35 साल की है। एक ऐसे ही दिन हैना माइकल से पूछती है कि वो स्कूल में क्या पढ़ता है। माइकल उसे जवाब देता है कि अपनी स्कूल की बातें कर कर वो उसे बोर करना नहीं चाहता, पर हैना उसे जोर देकर कहती है कि वो ज़रा भी बोर नहीं होगी क्योंकि वो सच में जानना चाहती है कि वो स्कूल में क्या पढ़ता है। और माइकल हैना को अपने स्कूल की बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद हैना माइकल से अपनी स्कूल बुक्स की कहानियाँ पढ़ने के लिए कहती है, और ये अजीब सी रिक्वेस्ट सुनकर माइकल कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर भी माइकल उसे अपनी स्कूल बुक्स में से कहानियाँ सुनाने लगता है। और माइकल ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि हैना उसकी कहानियां इतने इंटरेस्ट के साथ सुन रही होती है जैसे कि वो एक छोटी बच्ची हो।
इस दिन के बाद हैना ने ये रूल बना दिया कि सबसे पहले माइकल उसे कहानियाँ सुनाएगा, उसके बाद ही वो दोनों प्यार करेंगे। और माइकल की बोरिंग से बोरिंग कहानियों को भी हैना बिल्कुल मेस्मराइज होकर सुनती थी। कई महीनों तक माइकल और हैना के बीच ऐसा ही अफेयर चलता रहा और कुछ टाइम बाद माइकल हैना के साथ कुछ दिन के लिए ट्रिप पर बाहर चला जाता है, अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोलकर कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा है। एक दूसरे के साथ माइकल और हैना वो ट्रिप बहुत एंजॉय करते हैं, पर उस ट्रिप में माइकल हैना का एक बहुत ही ऑड बिहेवियर नोटिस करता है कि हैना कभी भी मेन्यू में से अपना खाना खुद ऑर्डर नहीं करती थी, पर मेन्यू को साइड में रखकर वो माइकल से बस यही कह देती थी कि वो भी वही खाएगी जो माइकल ऑर्डर करेगा। अपनी ट्रिप पर एक सुबह जब हैना सो रही होती है तो माइकल अपने हाथों से एक नोट लिखकर हैना के लिए ब्रेकफास्ट लेने चला जाता है, पर जब माइकल वापस आता है तो हैना उस पर गुस्सा होकर रोने लगती है और पूछती है कि वो उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। माइकल उससे कहता है कि वो नोट रख कर गया था, पर हैना कहती है कि उसे कोई नोट नहीं मिली। हैना को अपसेट करने के लिए माइकल उससे माफ़ी मांगता है, पर हैना सख्त होकर माइकल से कहती है कि वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए उसे अपसेट करना माइकल के बस की बात नहीं थी। और हैना की इतनी कड़वी बातें सुनकर माइकल रो पड़ता है। माइकल और हैना के बीच ऐसी कई लड़ाइयाँ होती है और इस लड़ाई की तरह हर एक लड़ाई के बाद माइकल रोते हुए हैना को मनाने आता है, क्योंकि अब माइकल के लिए ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, पर वो हैना से प्यार करने लगा था। 11th ग्रेड में आकर माइकल नई स्कूल में एडमिशन लेता है, जहाँ पर उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं, जिनमें से एक होती है सोफ़ी। सोफ़ी की बातों से साफ पता चल जाता है कि वो माइकल को पसंद करती है और कहीं ना कहीं माइकल भी उसे पसंद करता है, पर क्योंकि वो हैना से प्यार करता है और उसे धोखा देना नहीं चाहता, इसीलिए वो सोफ़ी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। पर फिर भी जो इम्पोर्टेंस माइकल को अपने फ्रेंड से मिल रही थी वो हैना उसे कभी नहीं देती थी और इसी बात पर माइकल और हैना के बीच कई लड़ाइयाँ होने लगती हैं। एक ऐसी ही लड़ाई के बाद जब दूसरे दिन माइकल हैना से माफ़ी मांगने जाता है तो उसे अपार्टमेंट खाली पड़ा मिलता है और हैना अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से चली गई होती है। हैना के प्यार में पागल माइकल अब इस गिल्ट के साथ जीने लगता है कि उसकी रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आकर हैना उसे छोड़कर चली गई। हैना की यादें अब माइकल के ख्वाबों और ख्यालों पर एक दर्द की तरह छा जाती हैं, पर टाइम के साथ साथ माइकल इस दर्द को झेलना सीख जाता है। 6 साल बीत जाते हैं और अब माइकल एक लॉ स्टूडेंट है। फ्रेंड्स और रिलेशंस माइकल के लिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं, पर फिर भी जितना क्लोज वो हैना के साथ था उतना क्लोज वो किसी के साथ नहीं हो पाया। इतने सालों में माइकल ने हैना को भुलाने की कई कोशिशें की, पर धीरे धीरे माइकल ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हैना को भुलाना उसके लिए नामुमकिन है। लॉ स्टूडेंट होने के नाते माइकल अपनी क्लास के साथ कई कोर्ट ट्रायल्स अटेंड करता है और खास करके ये ट्रायल्स नाजी जर्मन्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पर होती हैं। बाय द वे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वो जगह थी जहां पर नाजी जर्मन्स ज्यूस और अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को प्रिजनर्स बनाकर जानवरों की तरह कैद रखते थे। ये ट्रायल्स अटेंड करके माइकल और उसके क्लासमेट्स नाजी जर्मन से किए जाने वाले जुल्मों पर यकीन नहीं कर पाते और यहाँ तक कि नाजी रेजिम को एक्सेप्ट करने के लिए वो अपने पेरेंट्स को भी दोषी मानने लगते हैं। एक ऐसी ही ट्रायल दौरान जब 5 दोषियों के नाम बोले जा रहे होते हैं तब माइकल नोटिस करता है कि उनमें से एक नाम हैना श्मिट्ज का होता है और गौर से देखने पर माइकल नोटिस करता है कि वो हैना ही होती है। हालांकि हैना के जाने पर माइकल बिल्कुल टूट गया था, पर अब उसे इस तरह अचानक देखने पर माइकल को हैना के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इस ट्रायल में हैना के साथ दूसरी 4 औरतों पर यह चार्जेस थे कि वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की गार्ड्स थी और 1944 में उन्होंने 600 लोगों को मार डाला था। ट्रायल की शुरुआत में इन 5 औरतों पर यह चार्जेस लगते हैं कि हर महीने ये लोग 60 लोगों को सिलेक्ट कर उन्हें मार डालती थी। जहां पर दूसरी 4 औरतें इस इल्ज़ाम से साफ इनकार कर देती हैं, वहीं पर हैना बड़े ही भोले तरीके से जज को जवाब देती है कि क्योंकि उन्हें हर महीने नए प्रिजनर्स के लिए जगह करनी थी, इसीलिए उन्हें पुराने प्रिजनर्स को मार डालना पड़ता था। और हैना जज को यह बात इस तरह समझा रही थी जैसे कि वो कोई छोटे बच्चे को समझा रही हो कि 1 और 1 2 होते हैं। और हैना के इस जवाब से कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। माइकल जानता था कि अपनी ये मासूमियत हैना को इस ट्रायल में बहुत बुरी तरह फंसा देगी। जहां पर माइकल के क्लासमेट्स कभी कभी ये ट्रायल अटेंड करते हैं, हैना की वजह से माइकल ये ट्रायल हर रोज अटेंड करता है। उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में से एक सर्वाइवर कोर्ट को बताती है कि हर रात को हैना कुछ लड़कियों को अपने कमरे में ले जाती थी और उन्हें पहले लगता था कि हैना इन लड़कियों के साथ जरूर कुछ गलत करती होगी, पर फिर उन्हें पता चला कि एक्चुअली में हैना इन लड़कियों से बुक्स की कहानियां रीड करवाती थी और ये कहानियां सुनते सुनते हैना सो जाती थी। आगे चलकर हैना से यह सवाल पूछा जाता है कि 1944 में जब वहां पर बॉम्ब्स गिर रहे थे और पूरा कैंप जलने लगा तो उन्होंने कैंप के गेट्स खोलकर प्रिजनर्स को मरने से बचाया क्यों नहीं। वहीं पर दूसरी 4 औरतें ये झूठ बोलकर निकल जाती हैं कि वो गिरते बॉम्ब से खुद की जान बचा रही थी। हैना ये कह देती है कि क्योंकि वो सब प्रिजनर्स थे इसीलिए वो उन्हें रिहा नहीं कर सकते थे।
और ताकि खुद की सज़ा कम हो जाए वो दूसरी औरतें एक होकर हैना पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि हैना उनकी इंचार्ज थी और वो सब हैना के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। वहीं पर जज उन्हें वो रिपोर्ट दिखाता है जिसमें इंचार्ज गार्ड ने लिखा होता है कि सभी गार्ड्स ने कैंप के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि प्रिजनर्स भाग ना सके। जज हैना से पूछता है कि क्या यह रिपोर्ट उसने लिखा है। हैना जज से कहती है कि यह रिपोर्ट उसने नहीं लिखा है और एक्चुअली में उन सब ने साथ में डिसाइड किया था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखना है। और तब जज हैना से उसके हैंडराइटिंग का सैंपल मांगता है ताकि वो हैना के हैंडराइटिंग इस रिपोर्ट से कंपेयर कर सके। पर ना जाने क्यों हैना अपने हैंडराइटिंग का सैंपल देने से साफ मना कर देती है और वो कन्फेस कर देती है कि ये रिपोर्ट उसी ने लिखी है। और यहीं पर माइकल को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हैना लिखना पढ़ना जानती ही नहीं, पर वो इस बात से इतनी अशेम्ड है कि वो किसी को बताना नहीं चाहती कि वो एक अनपढ़ गंवार है। ये बात माइकल अपने प्रोफेसर को बताता है और पूछता है कि क्या उसे जज को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि ये बात जानने के बाद कि एक्चुअली हैना अनपढ़ है उसकी सज़ा कम हो सकती है। पर माइकल के प्रोफेसर उसे बताते हैं कि भले उसे पता हो कि हैना के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, पर वो हैना के अगेंस्ट जाकर जज को ये बात नहीं बता सकता क्योंकि इससे हैना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। बजाय वो माइकल को ये राय देते हैं कि वो हैना से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करे। पर माइकल हैना से फेस टू फेस मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जिस तरह हैना माइकल को छोड़कर चली गई थी उस फीलिंग से वो कभी उभर नहीं पाया। ट्रायल के आखिरी दिन पे दूसरी गार्ड्स को 4 साल की सज़ा होती है पर हैना को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, यानी कि वो मरते दम तक प्रिजन में ही रहेगी। और माइकल अपने आंसू रोक नहीं पाता। 10 साल बीत जाते हैं और माइकल एक बहुत ही बड़ा लॉयर बन जाता है और उसने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड गर्ट्रूड से शादी कर ली और उन दोनों की जूलिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची भी है। और हालांकि माइकल एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है पर वो हैना को भुला नहीं पाया। और हालांकि उसने गर्ट्रूड को हैना के बारे में कभी नहीं बताया पर वो हमेशा गर्ट्रूड को हैना से कंपेयर करता है, जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप बिखरने लगती है। और बस शादी के 5 साल बाद उन दोनों के डाइवोर्स हो जाते हैं। माइकल बड़ी ही अच्छी तरह से जानता है कि इस डाइवोर्स की वजह उसके दिल और दिमाग में बसी हैना है और क्योंकि इस डाइवोर्स की वजह से माइकल की डॉटर जूलिया भी सफ़र कर रही थी, इसीलिए वो आखिरकार ये मान लेता है कि अपनी ज़िंदगी सुलझाने के लिए उसे अपने और हैना के रिलेशनशिप को ओपनली रखना ही होगा। माइकल जानता था कि हैना को कहानियां सुनना कितना पसंद है और अपना पहला कदम लेते हुए माइकल फेमस नॉवेल्स की कहानियां खुद की आवाज़ से टेप्स में रिकॉर्ड करके उन्हें हैना को प्रिजन में कुरियर करने लगता है। माइकल की आवाज़ से कहानियां सुनकर हैना को माइकल के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। माइकल जानता था कि हैना इन रिकॉर्डिंग्स को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनेगी और वो हैना के लिए रोमांस, ड्रामा, फैंटेसी, क्राइम, मिस्ट्री, हर एक जॉनर की सैकड़ों इंटरेस्टिंग बुक्स अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेजने लगता है। हालांकि ये टेप्स हैना और माइकल के बीच बातचीत का एक जरिया थी, पर इन रिकॉर्डिंग्स में माइकल ने हैना के लिए कभी भी कोई पर्सनल मैसेजेस नहीं भेजे। कुछ टाइम बाद हैना की क्यूरियोसिटी किक इन करती है और वो माइकल की रिकॉर्ड की गई फेमस बुक्स प्रिजन लाइब्रेरी से लाकर वर्ड्स पहचानना शुरू करती है। और 4 साल बाद माइकल हैना का अपने हाथों से लिखा हुआ थैंक यू नोट रिसीव करता है। हालांकि माइकल खुश होता है कि फाइनली हैना ने पढ़ना लिखना सीख लिया, पर उसे सॉरी भी फील होता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी जाने के बाद हैना ये सीख सकी और इसी वजह से वो लाइफ में कितनी पीछे रह गई। हैना अब माइकल को रेगुलरली लेटर्स लिखती है और अपनी लाइफ और बुक्स के बारे में कई बातें माइकल को बताती है और कभी कभी वो माइकल को अपने मूड के हिसाब से फरमाइशें भी भेजती हैं, जिन्हें माइकल बखूबी पूरा करता है। और हालांकि माइकल अगले 10 साल तक हैना को अपनी रिकॉर्डेड टेप्स भेजता है, पर हैना के इतने सारे लेटर्स का वो एक बार भी रिप्लाई नहीं करता। एक दिन माइकल को हैना की प्रिजन वार्डन कॉल करती है और बताती है कि 20 साल सज़ा काटने के बाद अब हैना को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है और हैना के कॉन्टेक्स्ट में एक माइकल ही है जिससे वो बात कर सकती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में हैना के फ्रेंड्स और फैमिली कोई नहीं है। वार्डन माइकल को बताती है कि प्रिजन लाइफ से निकलकर हैना को सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वरना वो इस नई दुनिया में नहीं जी पाएगी। बहुत हिम्मत जुटाकर आखिरकार माइकल हैना से मिलने प्रिजन में जाता है, पर माइकल ये देखकर शॉक हो जाता है कि हैना एक्चुअली एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी और माइकल को वो हैना कहीं नहीं दिखती जिससे उसने कभी प्यार किया था। पर हैना माइकल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हालांकि वो दोनों इतने सालों बाद मिल रहे थे, पर उनकी ये मुलाकात काफ़ी ऑकवर्ड और बिटर स्वीट रहती है। माइकल हैना को बताता है कि उसने हैना की जॉब और रहने का इंतज़ाम कर लिया है और उसे प्रिजन से बाहर निकलकर कोई तकलीफ नहीं होगी। माइकल को थैंक्स कहने के लिए हैना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और माइकल अपना हाथ हैना के हाथों पर रख तो देता है, पर अनकंफर्टेबल फील करने के बाद माइकल तुरंत ही अपना हाथ वापस ले लेता है। माइकल बताता है कि हैना का घर पब्लिक लाइब्रेरी के पास ही है, तो अब वो चाहे उतनी बुक्स रीड कर सकती है।
पर हैना उससे कहती है कि बुक्स रीड करने के बजाय उसे माइकल की आवाज़ में बुक्स की स्टोरीज सुनना ज़्यादा पसंद है। तो जब वो प्रिजन से बाहर आए तब माइकल उससे ये कहानियाँ सुना सकता है। पर माइकल उससे कह देता है कि अब वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, इसीलिए वो टाइम नहीं निकाल पाएगा। माइकल के इस जवाब से हैना को रियलाइज होता है कि कैसेट्स और टेप्स की वजह से उनके बीच जो रिलेशन बने थे अब वो उसे कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। माइकल हैना से पूछता है कि क्या उसने अपनी ज़िंदगी के बीते पलों के बारे में सोचा है। खुश होकर हैना ये सोचती है कि माइकल उनके प्यार के बारे में बात कर रहा है, पर माइकल उससे बताता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप की बात कर रहा है। इस सवाल को टालते हुए हैना ये कह देती है कि मरने वाले अब जिंदा नहीं होंगे, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है। हैना के इस जवाब से माइकल को फील होता है कि वो अपने गुनाहों से भागने की कोशिश कर रही है, और जब उनके बीच बात करने को कुछ नहीं बचता तो माइकल हैना को यह कह देता है कि वो उसे अगले हफ्ते पिकअप करने आ जाएगा, और ये कहकर माइकल वहां से चला जाता है। पर अपनी रिहाई के एक दिन पहले हैना सुसाइड कर लेती है। वार्डन माइकल को बताती है कि काफ़ी टाइम से हैना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बुक पढ़ रही थी और शायद इसी वजह से वो डिप्रेस थी। जब हैना के सेल में माइकल अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन का फोटो देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली हैना उसके लिए कितनी केयर करती थी, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वार्डन माइकल को एक टिन का डिब्बा देती है जो हैना माइकल के लिए रख कर गई थी, जिसमें कुछ पैसे होते हैं। माइकल ये पैसे हैना के नाम पर एक जूइश ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देता है जो अनपढ़ लोगों को पढ़ाती है। एंड में माइकल अपनी डॉटर जूलिया के साथ हैना की ग्रेव पर जाता है, और जब जूलिया ये पूछती है कि ये कौन है तब माइकल उसे अपनी और हैना की कहानी सुनाता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो फोक्स, ये थी द रीडर की स्टोरी। ऑफ कोर्स एक एडल्ट होने के नाते माइकल के साथ अफेयर कर हैना बहुत गलत कर रही थी, पर सोचा जाए तो हैना बहुत मासूम थी और उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था। वहीं पर अगर माइकल की साइड से देखा जाए तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इनसे भागें या इनसे सीख लें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।